नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो देखने के बाद इस चैनल पर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा में रामकुमार शास्त्री एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सरस्वती वंदना हम करेंगे। माँ शारदे को नमन, सरस्वती नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां आद्यां जगद् व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। बोला वो तीन कौन है? तो वो जो तीन है ना मेरे पास वो बड़े जोरदार हैं। वो जब भी आते हैं तीनों एक ही साथ आते हैं और उन तीनों का नाम है साहब, एक हमारा बड़े प्यार से इसको हम कहते हैं उदात्त। एक होता है जिसका नाम होता है अनुदात्त और एक है जिसका नाम है स्वरित। याद आया क्या आपको? जब हम स्वरों के भेद पढ़ रहे थे और स्वरों के भेद के प्रसंग में बहुत विस्तार से मैंने इनकी सूचना आपको दी थी कि देखो भैया, एक स्वर होता है उदात्त, एक होता है अनुदात्त और एक होता है आपका स्वरित। तो उसके पीछे जो मैंने आपको बात बताई है ना, उसके पीछे जो मेन फैक्ट है ना आपका, वो यही होता है कि वास्तव में जो इनके स्वरों के भेद बताए गए हैं वो इसके आधार पर ही बताए गए, क्योंकि इनका उच्चारण करने पर जो प्रयास होता है ना हमारा, वो कुछ इस तरह का ही होता है। इसलिए आप इसको पढ़ते समय उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को हम पढ़ेंगे तो वहां पर कितने हो गए आपके? तीन हो गए ना। तो इन तीन प्रयत्नों की चर्चा करते हैं। बोला साहब ये तीन प्रयत्न किनके होते हैं? कहा कि सारे के सारे व्यंजन आपने पढ़ लिए हैं, अब तो आपके पास व्यंजन तो कोई बचा ही नहीं, तो व्यंजनों के अलावा वर्ण दूसरा कौन है? बोला स्वरित तो है। इसलिए नीचे लिखेंगे हम कि ये सब वास्तव में किन वर्णों के होते हैं? बोला साहब ये स्वर वर्णों के होते हैं। किन वर्णों के होते हैं? ये स्वर वर्णों के होते हैं। तो स्वर वर्णों के हैं, यानी इसमें बताइए कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण। पूछा ये स्वर कौन होता है? तो याद कीजिए, हम स्वर को पढ़ रहे थे कि स्वर का मतलब होता है भाई साहब अचाह स्वराहा। याद है आपको? यानी स्वर कौन है? तो शॉर्टकट में हम प्रत्याहार के समय पढ़ रहे थे अचाह स्वराहा कि अच वर्ण कौन होते हैं? स्वर वर्ण होते हैं। बोला अच्छा, तो जो अच वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं आपके? स्वर वर्ण होते हैं। लीजिए साहब, यहां आपने कहा अच, कौन? अच। और अच में बताओ संख्या कितनी आती है आपकी? 9 ही वर्ण आते हैं ना। बोला कौन कौन आते हैं? 9। तो जैसे आपने पढ़े थे 5 आपके मूल स्वर, 4 आपके संयुक्त बड़े स्वर, मिला दो साहब, जैसे अ, ई, ऊ, री, लरी। ये देखो पांचों को मैं साथ लिखता हूं। 4 बड़े वाले भाई साहब ए, ओ, आई, औ। 5 और 4 कितने हो गए भैया? 9 गए ना। ये जो आपके 9 स्वर हैं ये कहलाते हैं अच, और अच का होता है स्वर, और स्वर वर्णों का बताइए कौन होता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसलिए सीधा ही सूत्र बना दिया इसका। अब किसी भी स्वर का परीक्षा में आपसे पूछ लेने की ए का बताइए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उ का बताइए, तो उ क्या हो सकता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ए का बताइए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कोई भी स्वर आ जाए तो उसके तीनों बताने हैं आपको, अलग अलग नहीं करना है। वो चिन्ह वाला नहीं चिन्ह वाला वो बातें अलग है, भी हम करेंगे। तो वो तो जब अलग से पूछेगा तब हम कहेंगे कि साहब वो तो एक ही हो सकता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में से। बोला ऐसा नहीं है, नॉर्मल वो उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है और स्वरित भी। तीन किसके लिए जाएंगे? बोले स्वरों के लिए जाएंगे। अब सूत्र बना लेते हैं। स्वर कौन होते हैं? स्वर। बोला स्वर तो 3 होते हैं। स्वराहा, बहुत सारे नहीं। बोला कौन कौन होते हैं? बोले उदात्त हो सकते हैं, अनुदात्त भी हो सकते हैं। उदात्त और अनुदात्त को मिलाएंगे तो पता है क्या बनेगा? दीर्घ संधि में उदात्तानुदात्त। और बोला वो स्वरित भी हो सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे आगे उदात्तानुदात्त स्वरिताः। स्वराः उदात्तानुदात्त स्वरिताः।
कि जो स्वर होते हैं वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं। पढ़ो एक बार, अच्छा लगेगा आपको। स्वराहा उदात्तानुदात्त स्वरिताः। यहां तक की जो चर्चा थी मेरे साथियों, वो तो आपकी सिर्फ ये थी कि 3 प्रकार के बाह्य प्रयत्न आपके स्वरों के होते हैं, जिसमें एक का नाम उदात्त, एक का नाम अनुदात्त और एक का नाम स्वरित होता है। लीजिए साहब, पहले भी हमने पढ़े थे कि ये उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है। आज एक बार फिर मैं आपको थोड़ा संक्षेप में इनके बारे में जानकारी दे देता हूं कि अब तक भूल गए हूं। इस उम्र में अक्सर हम भूल जाते हैं। तो यहां तो इतना ही था। प्रयत्न आपसे पूछेगा, आप किसी भी स्वर का पूछ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका पूछ लेगा ए का बताइए तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, है ना। बोला ए का बताइए तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। बोले आ का बताओ, रस्व दीर्घ प्लुत कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रहे। तो वो सारे कौन होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। रस्व ई का बताइए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। किसी भी आपको स्वर का प्रयत्न पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। यानी प्रत्येक स्वर के यदि कोई आपसे बाह्य प्रयत्न पूछ ले तो फिर बताओ स्वर के खाते में कितने आएंगे? 3, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और व्यंजन के खाते में यदि आपसे कोई प्रयत्न पूछ ले तो याद करो, पहले तो अल्पप्राण महाप्राण में से एक आएगा और उसके बाद फिर संवार नाद घोष या विवार श्वास घोष में से, यानी उसके 4 आ जाते हैं। इसके 4 आते हैं, उसके 3 आते हैं, उसके 4 आते हैं, क्योंकि आपने एक लड्डू उसको ज्यादा दिया है। ये तो प्रयत्नों की बात। थोड़ी चर्चा वापस में कर लेता हूं संक्षेप में, हालांकि हम इसको पढ़ा चुका हूं आपको बहुत डिटेल में, कि ये वास्तव में जो ये 3 स्वर आपके सामने लिखे हैं ना, ये तीनों स्वर क्या होते हैं? वैदिक होते हैं। यानी उदात्त और अनुदात्त और स्वरित जो स्वर होते हैं आपके, ये वैदिक स्वर होते हैं। यहां लिखूंगा मैं आपके लिए, वैदिक स्वर है। कौन स्वर है ये? वैदिक स्वर है। बोला वैदिक क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनका प्रयोग केवल वेद के मंत्रों में ही किया जाता है। वेद मंत्रों में उपयोग होने के कारण, केवल वेद के मंत्रों में काम में लिए जाने के कारण है, वेद में है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? वैदिक। तो वैदिक मंत्रों में प्रयोग किया गया है। लोक व्यवहार में कभी भी आप उदात्त, अनुदात्त का प्रयोग सामान्यतया नहीं करते हैं। और जिनका वैदिक मंत्रों में प्रयोग किया जाएगा, केवल वेद में किया जाएगा, वो वैदिक है, इसलिए इनको वैदिक स्वर कहते हैं। नंबर दूसरी बात, इन स्वरों में आपने जो स्वर पढ़े हैं उनमें से सबसे पहले का नाम क्या है? तो एक स्वर तो कौन सा है आपका? उदात्त स्वर है। जिसमें पहला स्वर है उसका नाम क्या है? उदात्त स्वर। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपसे पूछ भी सकता हूं भाई, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, नॉर्मल सी बात है। मुझे यह बताइए उदात्त कौन होता है? तो हम पढ़ेंगे उच्चई उदात्तः। जिसका ऊंचे से उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाता है? उदात्त कहलाता है। बोला ऊंचे से का मतलब, तो याद कीजिए एक सूत्र लिखवाया था उस समय मैंने, उच्चई उदात्तः। तो मिलाएंगे तो सूत्र क्या बनता था वहां? उच्चैरुदात्तः। बोला जिन वर्णों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण तालु आदि जो स्थान है, उन स्थानों के ऊपरी भागों से जिनका उच्चारण होता है, यानी जो तालु आदि स्थान है, उन तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से, तालु जो आदि स्थान है उन तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से, और ऊपरी का मीनिंग याद है मैंने क्या लिखवाया था आपको? ऊर्ध्व भाग से। तो जिन स्वरों का उच्चारण थोड़ा सा ऊंचे से किया जाता है, उस स्वर का नाम बताइए कौन सा स्वर हो जाता है? उदात्त स्वर हो जाता है। जैसे कंठ का ए का उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है ना। तो जब ए का उच्चारण कंठ से थोड़ा ऊपर से किया जाए तब उसको हम क्या बोलते हैं? उदात्त। अब थोड़ा सामान्य पढ़ते हैं, पढ़े भी हम इसको, कि जब थोड़ा सा ऊंचे से, जोर से मानो आप, तो ओम गणानाम, तो जब किसी स्वर को थोड़ा जोर से ऊंचे से पढ़ा जाता है उसका नाम उदात्त स्वर हो जाता है। कहा हमें पता कैसे चलेगा कि उदात्त है? हमें कैसे पता चलेगा अनुदात्त है? तो दोस्तों इन स्वरों के लिए कुछ चिन्हों का विशेष आयोजन किया गया है, और जिसका कोई चिन्ह ही नहीं होता, जिसके आगे किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा होता, तो फिर बताइए वो कौन सा स्वर माना जाएगा? आपका उदात्त स्वर माना जाएगा। यानी 3 प्रकार के स्वरों में चिन्ह लगा देते हैं, इससे पता चल जाता है कि उदात्त है, वो अनुदात्त है और वो स्वरित है। तो जिसके आगे चिन्ह ही ना लगा हो, तो नॉर्मल सी बात है, जिसके चिन्ह नहीं लगा होगा वो क्या कहलाएगा? आपका उदात्त कहलाएगा। बोला कैसे? तो ये देखिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे मेरे पास में स्वर है आपका ए, और मैंने सिंपली ए लिखा, कुछ चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब उदात्त है। ई कुछ नहीं लगाया, ये उदात्त है। ऊ कुछ नहीं लगाया, ये उदात्त है। री कुछ नहीं लगाया, ये उदात्त है। सारे के सारे स्वर आपके उदात्त, जिससे इस समय कोई चिन्ह नहीं लगा रहे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके उदात्त कहलाएंगे। तो ऊर्ध्व भाग से यानी ऊंचे से उच्चारण किया जाता है उसका नाम उदात्त हो जाता है, और जो उदात्त नहीं होता है उसका उल्टा बताइए कौन हो जाएगा? अनुदात्त हो जाता है ना। यानी उदात्त का विलोम जो शब्द होता है उसका नाम क्या होता है? अनुदात्त स्वर। तो जो उदात्त स्वर नहीं होता वो अनुदात्त स्वर होता है। बोला अनुदात्त का मतलब, तो ऊंचे से करे तो क्या बोला आपने? उदात्त। अब ऊंचा नहीं किया जाएगा, इसका मतलब विलोम किया जाएगा,
इसलिए वहां लिखा है कि जिसका उच्चारण नीचे के स्थानों से, तालु आदि स्थानों के नीचे के भागों से होता है, वो बताइए क्या कहलाता है आपका? नीचे से उच्चरित वर्ण स्वर अनुदात्त कहलाता है। तो नीचई अनुदात्तः, नीचई अनुदात्तः। बोला क्या कहना चाहते हो? बोला भैया तालु आदि स्थानों के नीचे के भागों से, यानी जो मुख के कई सारे स्थान हैं, तालु, दंत, कंठ आदि, उन तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से उच्चरित, तालु आदि स्थानों के नीचे के भाग से, नीचे के भाग को कहते हैं जी अधोभाग। अधः माना खूब पढ़े हम कि अधः का मतलब क्या होता है? नीचे। तो अधः भाग से जो उच्चरित होते हैं, जिनका उच्चारण कंठ आदि, तालु आदि स्थानों के नीचे के भागों से, सीधा बोलता हूं मैं, थोड़ा धीरे से किया जाता है, उसको हम कौन सा स्वर बोलते हैं? अनुदात्त स्वर बोलते हैं। बोला हम कैसे पहचान करें कि यह अनुदात्त है, यह उदात्त है? तो याद रखिएगा चिन्ह के लिए अनुदात्त में देखो, यहाँ नीचे ऊ की मात्रा लग रही ना, तो नीचे मात्रा लग रही ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इसके नीचे आडी रेखा होती है। कौन सी रेखा? आडी रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो जिस भी स्वर के नीचे आडी रेखा का प्रयोग यदि कर दिया जाए तो आप समझ जाना इसका मतलब वो कौन सा स्वर हो गया आपका? अनुदात्त स्वर हो गया। उदाहरण के लिए जैसे आपने पहले पढ़ा है और आपने लिखा भी था कि जैसे मैंने यहाँ लिख के बताया ना आपको, अभी तक ये उदात्त है। इसी प्रकार मैंने क्या लिखा? ई, उसी प्रकार मैंने लिखा ऊ। तो ये सब क्या है? समय उदात्त है। लेकिन मैं इनके नीचे मान लीजिए कोई आडी रेखा लगा दूं, ये देखिए तीनों के नीचे मैंने क्या लगा दी? आडी रेखा। अब ये तीनों स्वर उदात्त नहीं होंगे आपके, बताओ ये क्या बन गए? आपके अनुदात्त स्वर बन गए। तो ऊंचे से बोले तो उदात्त है, नीचे से बोले तो अनुदात्त है, और ऊंचा नीचा दोनों मिक्स कर दें तो जो उदात्त और अनुदात्त का मिश्रण होता है, समाहार होता है, संयोग होता है, वो आपका तीसरा स्वर बताइए कौन सा स्वर है? बोला समाहार स्वर है। समाहार का मतलब वहां लिखा है स्वरित स्वर है, यानी उस तीसरे वाले स्वर का नाम क्या हो जाएगा? स्वरित स्वर। कहा क्या परिभाषा दी है पाणिनि ने? तो वहां बिल्कुल सीधे शब्दों में कह दिया उन्होंने कि भैया समाहारः स्वरितः, समाहारः स्वरितः। पढ़ो एक बार, अच्छा लगेगा आपको। समाहारः स्वरित। समाहार का मतलब होता है समूह, यानी मिश्रण हो जाना, मिला देना। तो वो मिला हुआ जो रूप होता है ना, वो कौन से स्वर का होता है? आपके स्वरित स्वर का। बोला इसका परिभाषा में क्या पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा, मान लीजिए कोई वर्ण है हमारे पास में, कोई भी स्वर है, और उस स्वर का एक पहले का आधा भाग, पूर्व आधा है ना, और एक होता है बाद का आधा, उसी एक ही स्वर का पश्च आधा या बाद का आधा, जैसे भी आप कहना चाहें, पश्च आधा। तो जिसका पूर्व का आधा भाग उदात्त हो और जिसका पश्च का आधा भाग अनुदात्त हो, ऐसे उदात्त और अनुदात्त का जो मिश्रण होता है, ऐसे उदात्त और अनुदात्त का मिश्रण होता है, यानी जिसका एक ही स्वर का, ऐसा नहीं करा कि उदात्त स्वर लेकर आओ एक अनुदात्त लेकर आओ। कई लोग पूछते हैं बार बार कि सर दो को मिला देना, ऐसा नहीं है। एक ही स्वर है, उसका स्टार्ट जो करोगे उदात्त यानी थोड़ा ऊंचे से करेंगे, और उस स्वर की समाप्ति कैसे करेंगे? हम अनुदात्त यानी नीचे से करेंगे। और जब इनका मिश्रण हो जाता है उदात्त और अनुदात्त दोनों का, तो ऐसा जो मिश्रित स्वर है, ऐसा जो मिश्रित स्वर है, वो मिश्रित स्वर ही बताओ क्या कहलाता है? आपका स्वरित स्वर कहलाता है। क्या कहलाएगा? मिश्रित। तो जिसका हम आधा उदात्त कर दें, पहले का आधा अनुदात्त कर लें, ऐसा जो मिश्रित स्वर है उसका नाम ही बताओ क्या हो जाएगा? आपका स्वरित स्वर हो जाएगा। तो इसको मिश्रित स्वर, समाहार स्वर किसी भी रूप में आप कह लीजिए, मिला दिया तो उसका नाम ही क्या हो गया भाई साहब? स्वरित। अब बोला इसकी हमें कैसे पहचान, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम कहेंगे चिन्ह लगाते हैं ना। बोला इसके भी चिन्ह होता है। बोला इसके चिन्ह कैसे होता है? तो इसके चिन्ह को दिखाने के लिए याद रखिएगा, जब इसके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। बताइए कहां पर करेंगे हम? ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। लीजिए साहब, ये ऊपर खड़ी रेखा, ऊपर कौन सी रेखा? खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाएगा। बोला कैसे? तो ये देखिए, अभी मान लीजिए जैसे मैंने लिखा अ, तो ये अभी क्या है? नॉर्मल उदात्त है। ये ई क्या है? ये उदात्त है। लेकिन मैं जैसे ही इनके ऊपर कोई खड़ी रेखा लगा दूं, जैसे ये क्या लिखा मैंने? ऊ, उदात्त है। लेकिन मैं इनके ऊपर कोई खड़ी रेखा लगा दूं, ये देखिए साहब क्या बन गया? स्वरित। ये देखिए, ये यहां लिख दिया मैंने, जैसे क्या बन गया? स्वरित। और ये देखिए ये क्या बन गया? स्वरित। तो याद रखिएगा, किसी भी स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगी हो तो वो स्वरित है, इसका मतलब वो दोनों का मिश्रण है। किसी के नीचे आड़ी रेखा लगी, इसका मतलब वो अनुदात्त है। किसी के चिन्ह ही नहीं लगा, इसका मतलब उदात्त है।
ऊंचे से पढ़ा जाता हूं मैं उदात्त हूं, नीचे से पढ़ा जाता हूं मैं अनुदात्त हूं। ऊंचा नीचे का मतलब नहीं है कि नहीं मकान पे चढ़ के और छत पे गए कि देखो साहब कौन सा स्वर बोल रहा हूं मैं, बोले उदात्त बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। किसी आप खाई में गिर जाओ, तालाब में, उधर कुएं के पैंदे में चले जाओ और कहो कि साहब अब देखो मैं उच्चारण कर रहा हूं कौन सा हो गया, बोले अनुदात्त हो गया। और आप एक बार ऊपर चढ़ गए फिर नीचे गिर रहे हो, फिर कह रहे देखो ऊंचे नीचे दोनों हो गए साहब, इसका मतलब स्वरित, ऐसा नहीं है, ध्यान रहे। ऊंचे नीचे का मतलब होता है थोड़ा जोर से उच्चारण करो, हमारी अपनी भाषा में करो, शास्त्र में बातें कुछ और हैं। तो जोर से उच्चारण किया तो उदात्त हूं, धीरे से किया तो अनुदात्त हूं, मिश्रण कर दिया तो मैं स्वरित हूं। मेरा चिन्ह नहीं है, मैं उदात्त हूं, मेरे नीचे आड़ी रेखा आती है इसलिए मैं अनुदात्त हूं, और मेरे ऊपर खड़ी रेखा आती है इसलिए मैं स्वरित हूं। ऐसी चर्चा हम पहले विभाजन में भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा समय लिया नहीं है आपका। तो लिखो भाई साहब, बाह्य प्रयत्नों में आपके 3 प्रयत्न बचे हैं, उनको लिखो आप। जो कॉलम आप अलग से बना रहे हैं उसमें लिखे आप 3 हैं। कौन कौन है वो 3? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अनुदात्त, स्वरित। बोलो किन के होते हैं? तो नीचे लिखो स्वर वर्ण आते हैं इसमें, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। कौन होते हैं स्वर? अचः स्वराः, अचः स्वराः, अचः स्वरा। नीचे लिखो अच कौन कितने हैं? 9 हैं। सामान्य तो नहीं होते हैं, वैसे 21, 22 जो भी आप मानो, रस्व दीर्घ प्लस सारे यहीं आ जाएंगे भैया, ध्यान रहे, है ना। इनमें रस्व भी आ जाता है, इनमें दीर्घ भी आ जाता है, सब आ जाता है। लिखो अ ई ऊ री ली, ए ओ आई औ, है ना। रस्व दीर्घ प्लस सभी आ जाते हैं इसमें, ध्यान रहे। बोले साहब आ तो लिखा ही नहीं आपने, भैया वो आ गया जी, आ गया। हम तो क्या है कि प्यार प्रेम वाले लोग हैं ना। क्या सूत्र हो गया सीधा इसका? तो कहा स्वराः, बोले स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरिताः, कि स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। तो लिखिए स्वरा उदात्त अनुदात्त स्वरिताः, स्वराः उदात्त अनुदात्त स्वरिताः, स्वराः उदात्त अनुदात्त स्वरिताः। इधर आ जाओ भाई सब, बराबर में जगह है उसमें इसकी बात खत्म करो। लिखो ये वैदिक स्वर कहलाते हैं, ये वैदिक स्वर कहलाते हैं, वैदिक स्वर कहलाते हैं क्योंकि इन स्वरों का प्रयोग, क्योंकि इन स्वरों का प्रयोग केवल वैदिक मंत्रों में होता है, केवल वैदिक मंत्रों में होता है, केवल वैदिक मंत्रों में होता है। लिखो कौन कौन है वो, पढ़ चुके हैं हम इसको, आपको ध्यान हो फिर भी। लिखिए नंबर 1 उदात्त स्वर, उदात्त स्वर, उदात्त स्वर। क्या सूत्र कहा पाणिनि ने? उच्चैरुदात्तः, उच्चैरुदात्तः, लिखिए तालु कंठ आदि स्थानों के
तालु, कंठ आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से उच्चरित स्वर, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर के भागों से, ऊर्ध्व भाग से उच्चरित स्वर उदात्त स्वर कहलाते हैं। उदात्त स्वर कहलाते हैं। उदात्त स्वर कहलाते हैं। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो जिसके चिन्ह नहीं लगा होगा ना वो आपका उदात्त कहलाएगा। ठीक है, जैसे आ ई ऊ री, अब सबको आप लिख सकते हैं, सब बिना चिन्ह के लिख दोगे तो सब क्या कहलाएंगे? आपके उदात्त कहलाएंगे। ठीक है साहब। आ ई ऊ उदाहरण के लिए लिख रहे हैं। नंबर 2, अब जैसे उदात्त का विलोम शब्द है कौन? अनुदात्त। तो न उदात्त अनुदात्त है, लिखें अनुदात्त स्वर। दूसरा है आपका अनुदात्त स्वर। अनुदात्त स्वर। अनुदात्त के लिए क्या सूत्र लिखा है? नीचैरनुदात्तः। नीचैरनुदात्तः, या डबल च नहीं होता, ऐसा मैंने बताया ना आपको, नीचै उच्चै। तो नीचैरनुदात्तः, नीचैरनुदात्त अर्थ लिखें तालु आदि स्थानों के, तालु आदि स्थानों के अधोभाग से उच्चरित स्वर, अधोभाग से उच्चरित स्वर अनुदात्त स्वर कहलाता है। उच्चरित स्वर अनुदात्त स्वर कहलाता है। अनुदात्त स्वर कहलाता है। अनुदात्त स्वर कहलाता है। लिखिए, अनुदात्त स्वर के नीचे अनुदात्त स्वर के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग होता है। अनुदात्त स्वर के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग होता है। आड़ी रेखा का प्रयोग होता है। आड़ी रेखा का प्रयोग होता है। जैसे अ ई उ, और फिर नीचे आप आड़ी रेखा अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन होती है मतलब अ ई उ। अ ई उ जैसे अंडरलाइन करेंगे तो क्या कहलाएंगे? आपके अनुदात्त कहलाएंगे। तीसरा है आपका स्वरित स्वर। नंबर 3 कौन सा है आपका? स्वरित स्वर। क्या कहा पाणिनि ने स्वरित के लिए? समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः क्या मतलब होता है? तो लिखो आप समाहार स्वरित का, जिस स्वर का पूर्व आधा भाग, जिस स्वर का पूर्व आधा भाग, पूर्व आधा भाग उदात्त, उदात्त और बाद का आधा भाग, एक ही स्वर में बता रहा हूं मैं, एक ही स्वर के अंदर, और बाद का आधा भाग
अनुदात्त होता है। पूर्व का आधा भाग उदात्त और बाद का आधा भाग अनुदात्त होता है। अनुदात्त होता है, उसे स्वरित स्वर कहते हैं। उसे स्वरित स्वर कहते हैं। उसे स्वरित स्वर कहते हैं। चिन्ह क्या होता है? ऊपर खड़ी रेखा। स्वरित स्वर कहते हैं। स्वरित स्वर के ऊपर, स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। स्वरित स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। जैसे अ ई उ, अ ई उ। ऊपर खड़ी रेखा लगा दो, क्या बन गए? स्वरित बन गए भैया। तो ऊपर खड़ी रेखा आ जाए तो स्वरित। अनुदात्त में नीचे आपकी मात्रा है, इससे आप पकड़ सकते हैं। नीचे आड़ी रेखा आ जाए तो अनुदात्त, और जिसमें कोई मात्रा ही नहीं है वो आपका चिन्ह नहीं है, वो आपका उदात्त है। तो इस प्रकार से हमने सामान्य जो बाह्य प्रयत्न पढ़े हैं, एक बार वापस देखिएगा, शॉर्टकट में हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े हैं 3 बाह्य प्रयत्न व्यंजनों के। कैसे याद करेंगे? 12 में अघोष विश्वास है। 12 मतलब वर्ग का पहला दूसरा, और तीनों से उसके साथ आते हैं इनका अघोष, विषय, विवार और एक श्वास होता है। 12 है तो अघोष विवार है, श्वास है ना, और नहीं है तो फिर भैया कौन है? संवार नाद घोष है। इसके बाद में फिर हम चले गए जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु हवा लगती है वो कौन है? पहला, तीसरा, पांचवा और यण है। और जिनमें ज्यादा लगती है वो कौन है? दूसरा, चौथा और शल है। तो ये तो अल्पप्राण कहलाएंगे और ये आपके महाप्राण कहलाएंगे। बोला स्वर कहाँ जाएंगे? बोले उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तीनों जब भी आएंगे हमेशा इसके बताएंगे। अब ऐसा नहीं गुरुजी, मैं जैसे आपको परीक्षा में बोलूंगी ए का बताओ स्वर का, तो ऐसा नहीं बताना कि ए का उदात्त ही होता है। ये सामान्य, इस समय इसको कैसा भी बना सकते हैं हम। तो आपको तीनों ही बताने कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के खाते में अलग अलग बाह्य प्रयत्न जाते हैं। किसी भी आप व्यंजन को उच्चारण करोगे वहां 4 प्रकार से बाह्य प्रयत्न लगाना पड़ेगा। किसी भी वर्ण का आप उच्चारण करोगे वहां स्वर है तो उसका बाह्य प्रयत्न यदि आपको करना हो तो उसके हिसाब से आपको 3 प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा। अब सारांश रूप में यदि आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी बता रहा हूं आपको वर्णों को ही तो बता रहा हूं ना, यानी मेरे पास में यहाँ क्या है? वर्ण ही तो है। अब वो वर्ण या तो स्वर है या फिर वो वर्ण कौन है? मेरे पास में व्यंजन है। यानी एक स्वर वर्ण है और एक मेरे पास में व्यंजन वर्ण है। और मैं आपको पढ़ा रहा था इनको प्रयास। ये प्रयास में 2 तरह से कर रहा था। एक प्रयास तो था मेरा कौन सा वाला? पूर्व का आंतरिक प्रयास, जिसका नाम तो मैंने क्या दिया है? आभ्यंतर प्रयास। एक प्रयास था मेरा वर्ण के उच्चारण के बाद का प्रयास, जिसका नाम क्या दिया मैंने? बाह्य प्रयास। और इस प्रकार से आभ्यंतर और बाह्य दोनों को मिला दूं मैं तो फिर ये कहलाएंगे मेरे कुल प्रयास, यानी कुल प्रयत्न। बोला साहब कैसे? अब जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाएगा तो याद करो उसके वर्ण के उच्चारण से पहले जो आप प्रयास करोगे, चाहे वो स्वर वर्ण हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, आपको याद होना चाहिए प्रत्येक का केवल एक प्रयास होता है। किसी का भी आप पढ़ोगे तो वहां केवल हम कितना सीख रहे थे? 1। यदि स्वर है तो भी एक ही आभ्यंतर प्रयत्न होता है। जैसे रस्व अ है प्रयोग दशा में तो समृत कह लो, बाकी सभी स्वरों का विवृत होता है। यदि स्पर्श वर्ण है तो स्पष्ट कह लो, यण है तो ईसत स्पष्ट कह लो, सल है तो ईसत विवृत कह लो। इसी प्रकार से व्यंजन और स्वरों में समान होता है। बाह्य प्रयत्न हम पढ़ रहे थे तो याद करो स्वरों के लिए तीनों एक साथ आते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो प्रत्येक स्वर के बाह्य प्रयत्न कितने आते हैं खाते में? 3। इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं हमने 11 में से। और व्यंजनों की जब बात हम कर रहे थे तो याद करो पहले तो आपका विश्वास था तब वहां पर 3 आ रहे थे, और 3 के बाद में फिर आपने कहा कि अल्पप्राण महाप्राण में भी लेके जाएगा, यानी यहां पर इनके कितने आ रहे थे? 4, जबकि यहां पर इनके कितने आए हैं? केवल 3। 4 क्यों है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसने 3 में से भी लिया और साथ में 1-1 में से भी लिया। तो व्यंजन ने यहां लीड मार ली क्योंकि लाइन दोबारा लगी थी, आपको याद हो तो। इस प्रकार एक वर्ण का यदि वो स्वर वर्ण है तो उस स्वर वर्ण के कुल यदि आपसे आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न मिला के पूछ ले तो उसके खाते में तो कितने आ गए? 4। और यदि वो व्यंजन वर्ण है तो उसके खाते में कितने आ गए? 5, क्योंकि उसका एक बाह्य प्रयत्न अधिक होता है। आई मेरी बात समझ में?
स्वर का अभ्यंतर व्यंजन का अभ्यंतर एक एक होता है, लेकिन स्वर का बाह्य 3 और व्यंजन का बाह्य प्रयत्न 4 होता है। इस प्रकार कुल एक वर्ण मान लीजिए है, उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं एक मान लीजिए क है और एक मेरे पास में मान लीजिए से अ है। अब आभ्यंतर प्रयत्न पूछेगा तो क का केवल स्पष्ट तो बताओगे आप, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। और इसका बताओगे तो स्वरों का क्या पढ़े थे हम, विवरित पढ़े थे। तो ये तो आभ्यंतर प्रयत्न एक एक हुआ। अब उसके बाद में जब बाह्य प्रयत्न आपसे पूछेगा तो पहले बताओ अल्पप्राण महाप्राण में से लाएंगे नहीं, व्यंजन है तो एक तो अल्प प्राण हो गया, 12 में आता है इसलिए अघोष विवार और श्वास हो गया, अघोष विवार और श्वास हो गया। बोला अ क्या है, स्वर है, इसलिए इसका स्वरित उदात अनुदात हो गया, स्वरित अनुदात और उदात हो गया। तो इसके कितने आए हैं, 3, एक यहां 4 हो गया, 1 और यहां कितने हैं 4, इसलिए इसका 5 हो गया। लिखो साहब, आप विशेष लगाकर नोट करें, लिखे विशेष, लिखे विशेष। विशेष में लिखे प्रत्येक वर्ण का एक एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। प्रत्येक वर्ण का एक एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है। एक एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, उसका तो एक ही जाएगा खाते में। नंबर 2, नंबर 2, प्रत्येक स्वर के 3-3 प्रत्येक स्वर के 3-3 और प्रत्येक व्यंजन के 4-4 और प्रत्येक व्यंजन के 4-4, 4 का मतलब 8 नहीं है ना, प्रत्येक के खाते में 4-4-4, प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न होते। नंबर 5, लास्ट की नंबर 3 डालो, इसमें लिखो इस प्रकार प्रत्येक स्वर के प्रत्येक स्वर के 4-4 प्रत्येक स्वर के 4-4 और प्रत्येक व्यंजन के 5-5 कितने 5-5 कुल प्रयत्न होते हैं। 5-5 कुल प्रयत्न होते हैं। 5-5 कुल प्रयत्न होते हैं। इस तालिका को बनाए, इधर लिखा वर्ण वर्ण, उसके नीचे कौन से वर्ण आएंगे, स्वर होता है और व्यंजन होता है, तो लिखें स्वर व्यंजन। कौन कौन है, स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन। फिर आभ्यंतर प्रयत्न में कितने आएंगे खाते में, एक एक। तो आभ्यंतर प्रयत्न लिख के नीचे लिखो एक एक, एक एक। एक एक है ना। बाह्य कितने हैं, 3 और 4। स्वर है तो भैया 3 ले जाएगा, व्यंजन है तो 4 लेके जाएगा, एक एक्स्ट्रा ले जा रहा है अल्पप्राण महाप्राण में से, ठीक है। तो कुल प्रयत्न क्या हो जाएंगे, अब कुल प्रयत्न में हम पढ़ेंगे तो भैया देखो इधर 1 और 3 तो कितने हो गए, स्वर के 4
और यदि व्यंजन है तो फिर हो गए 1 + 4 = 5। 5 इस प्रकार से प्रयत्नों की कथा समाप्त होती है। अब देखिए, जो हमने वर्ण विचार पढ़ा है उसमें कुछ तो मैंने आपकी पृष्ठभूमि के आपको सवाल बताए हैं। पृष्ठभूमि में मैंने आपसे कहा था कि त्रिमुनि के बारे में, अष्टाध्यायी के बारे में, उनमें अध्याय कितने हैं, पाद कितने हैं, या इसकी रचना कौन है, पाणिनि ने क्या लिखे हैं, कात्यायनी क्या लिखे हैं, कौन सा मुनि पहले आया है, या संस्कृत शब्द कैसे बना, भाषा शब्द कैसे बना है, व्याकरण शब्द कैसे बना है, व्युत्पत्ति अर्थ आदि बताइए, महत्व क्या है। तो ये चीजें हम पहले पढ़े हैं। अब इस वर्ण विचार में मेन जो प्रश्न किस विधा के बनते हैं, कई बार ये भी दिमाग में होता है। याद रखिएगा, न्यूनतम 2 प्रश्न या 3 प्रश्न और अधिकतम 4 प्रश्न इसमें से बनते हैं। अब वो प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है, तो एक जो आपका प्रश्न बनता है वो तो आपकी पृष्ठभूमि का बनता है। पहला जो आपका प्रश्न है वो किसका बनेगा, पृष्ठभूमि का बनेगा, यानी त्रिमुनि, संस्कृत शब्द, भाषा शब्द आदि का बनता है, तो यहां से बन सकता है। दूसरा हम आगे जो हमें दिया है कि वर्ण क्या है, तो याद रखिएगा दूसरा जो हमारा प्रश्न हो सकता है वो है वर्ण के बारे में। वर्ण के बारे में क्या क्या है, तो वर्ण के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ा है। वर्ण का अर्थ भी हमने पढ़ा है, वर्ण के भेद भी हमने पढ़े हैं, और भेद में फिर हमने आगे जाकर के स्वर को भी समझा है, और स्वर के बाद हमने व्यंजन को भी समझा है, और इनकी जो है संख्या आदि के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। इनके नाम भी हमने दिए हैं, कौन सा वर्ण समूह कौन से नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। जैसे संस्कृत में बताइए वर्ण कितने प्रकार का होता है, स्वर की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, स्पर्श कौन से होते हैं, उदित कौन से होते हैं, वर्गीय कौन से होते हैं, है ना। इस प्रकार से किसी का भी अंतस्थ कौन है, आपके ऊष्म कौन है, ये सारे नाम आपसे दे सकता, अनुस्वार कौन है ना। इन सभी वर्णों को दूसरा आपने जो विशेष पढ़ा था आपको याद होगा, वो मैं एक ग्रंथ आपको हमेशा लेकर चला हूं, इसका नाम है पाणिनीय शिक्षा। और ये ज्यादा से ज्यादा जो अंतिम आपका पढ़ने का जो उच्च स्तर है वो यही है कि पाणिनीय शिक्षा में बताइए कितने वर्ण बताए गए हैं, पाणिनीय शिक्षा में अनुस्वार, जीवा, मूल्य, पद्मान्य आदि किसको कहा गया है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। अब इसके बाद में तीसरा जो बिंदु था वहां याद कीजिए, हम इन वर्णों के भेदों में अवान्तर भेद करने के बाद में तीसरा जो मुख्य आपका अंतिम बिंदु था, वो सेकंड लास्ट जो बिंदु था उसका नाम था उच्चारण करने के स्थान। यानी वर्णों को हमने पढ़ा डिटेल में, फिर वर्ण का उच्चारण स्थान आता है। बताइए कै का क्या है, टै का क्या है का क्या, अनुस्वार का क्या, विसर्ग का क्या, जुवा मूल्य क्या, उपध्मानी का क्या, ऐसे करके उच्चारण स्थान का प्रश्न है जिसमें आपने वर्णों के उच्चारण के स्थान समझे हैं। चौथा जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उसका नाम था यत्न या प्रयत्न, और वहां से जो प्रश्न की विधा होती है वो आपकी होती है कि बताइए प्रयत्न कितने हैं, यत्न क्या है, यत्नों के भेद कितने हैं, उच्चारण स्थान किसे कहा गया है। इस प्रकार से आप सामान्य पढ़ते आए हो। तो एक तो आपकी पृष्ठभूमि का प्रश्न हो गया, एक वर्ण अर्थ भेद स्वर व्यंजन है ना, संख्या नाम आदि का प्रश्न हो गया, एक पाणिनीय शिक्षा का कोई आधार मान करके आपसे प्रश्न कर सकता है, एक उच्चारण स्थान को आधार मान करके आपसे प्रश्न कर सकता है, एक यत्न प्रयत्न की परिभाषा यानी इनका अर्थ क्या है, इनके भेद क्या है, और इन भेदों में फिर प्रत्येक वर्ण का अलग अलग यत्न वगैरह आभ्यंतर बाह्य के हिसाब से बताइए किसका आभ्यंतर प्रयत्न होगा, किसका बाह्य प्रयत्न होगा, ऐसा करके आप ये सीखे हैं। इनमें भी ध्यान रखिएगा, एक सवाल तो आपका निश्चित है उच्चारण स्थान का आएगा, वो तो आना ही है, समझ रहे हो मेरी बात को, यानी ये तो आना ही आना है, उच्चारण स्थान का प्रश्न आना है, और एक वर्ण विचार का प्रश्न 100% आना। यहां से कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। जैसे एक बार पूछा ना आपसे यत्न बताइए कितने प्रकार के होते हैं, और एक प्रश्न आपका पृष्ठभूमि, तो ये दो चीजों में से 2 प्रश्न तो 100% आते हैं। यहां से कई बार 2 आ जाते हैं, यहां से भी कई बार 2 आ जाते हैं, और ये ऊपर वाली जो बातें उसमें आ भी जाए और नहीं भी आए, इस प्रकार आपको वर्ण विचार पढ़ना है। तो आपके इस वर्ण विचार का जो टॉपिक दिया है, इस वर्ण विचार के टॉपिक में आपको न्यूनतम, वर्ण विचार के टॉपिक में न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 या 5, कई बार तो 5 भी आ रखे, लेकिन 4 मान के चलिए। ये आपके प्रश्न इसमें से आते हैं, इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी होती है। अब एक तालिका का सहारा लेकर के हम सीखेंगे जो हमने सीखा है ना अब तक वर्ण के बारे में। वर्ण नाम क्या है उसका, वो नाम के बाद में उसको एक नाम भी दिया। अच्छा, एक वर्ण आपके 2-3 नाम वाला भी हो सकता है। क को आप क्या बोलते हैं, आप स्पर्श बोल देते हैं, वर्गीय बोल देता हूं मैं, उदित भी बोल, हालांकि उदित में कु लिखना पड़ता है, तो वो स्पर्श भी है और उदित भी है। इसी प्रकार से अलग अलग वर्णों को अलग अलग प्रकार से कहा गया है। किसी का क्या नाम है, किसी के 2 नाम भी हैं, 3 भी हैं। जैसे आप मान लो मैं ए कहूं तो आपको सा भी तो स्वर है, नहीं मैं कहूं ना सा भी तो अच है ना। इसी को आप कहेंगे नहीं साहब इसके चिन्ह नहीं लगा, वो दांत भी है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो एक तालिका के माध्यम से वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि वर्ण के नाम क्या हो सकते हैं, उस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, उस वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो सकता है, और उस वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या हो सकता है। इसके अलावा तो कोई सवाल ही नहीं हमारा। चलिए तो मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, हम तालिका का निर्माण करते हैं।
क्या पढ़े हम? वर्ण ना। तो पहला जो हमारा तालिका का भाग होगा उसका नाम हो जाएगा वर्ण। सबसे पहले हम लिखेंगे सब वर्ण। उसके बाद में हमने सीखा है इन वर्णों के नाम। अब वर्ण का नाम एक भी हो सकता है, वर्ण का नाम दो भी हो सकता है, वर्ण का नाम तीन भी हो सकता है। जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो वो सारा लिखने का प्रयास करोगे आप कि साहब मैं इसको ये कह सकता हूं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है? नाम के बाद उन वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े हमने, यानी कौन से वर्ण का कहां से उच्चारण किया जाता है, किस भाग से उच्चारण किया जाता है। जिस भाग से उच्चारण किया जाता है वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। फिर वर्ण के उच्चारण से जो पहले का प्रयास है उसका नाम क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। तो फिर हम उसके बाद में उसका आभ्यंतर प्रयत्न लिखेंगे और वो एक ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न एक होता है। और लास्ट में हम लिखेंगे उसका बाह्य प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न देखो भैया, स्वर है तब तो उसके कितने आएंगे? 3, और यदि वो व्यंजन है तो 4, और बाह्य प्रयत्न हमेशा एक ही आता है। उच्चारण स्थान एक भी हो सकता है, उच्चारण स्थान दो भी हो सकता है। अब कुछ वर्ण स्पर्श होंगे, कोई अनुनासिक होगा, कोई जीवामूली होगा, कोई पद्मानी होगा। ईमानदारी से यदि आपने इसको कर डाला तो फिर लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचता भी नहीं है। यही पढ़ा हमने वर्ण विचार में और टोटल इसी में आपका आ जाता है। चलिए साहब लिखते हैं वर्णों के नाम। मैं लिख रहा हूं, उसी को आप ऊपर से नीचे मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे आप, है ना? लिखो। जैसे पहला आपका वर्ण है वो व्यंजन में, उसी को ले लेता हूं क, और एक जैसे मैंने आपका स्वर ले लिया ए। तो लिखते चले आप मेरे साथ के साथ। डालें ऊपर वर्ण, वर्ण के बाद हम लिखेंगे इधर नाम, नाम के बाद हम लिखेंगे उच्चारण स्थान, फिर लिखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न, आयताकार कर लें आप कॉपी को, और उसके बाद में बाह्य प्रयत्न। यही करेंगे ना? तो देखो कौन कौन है, लिखो का आ। नाम, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर, बाह्य। अब लिखते चलो आप। पहला क्या है? क। फिर लिखा है मैंने अ। ए के बाद जो परीक्षा में आता है बहुत ज्यादा वो है के बाद ट, के बाद मा, के बाद ऐसा कुछ होता है वो मुझे नहीं पता, के बाद र, के बाद शा, के बाद ढ। जो मुझे बेहद पसंद है वो है आपका ठ। क्या है? क, अ, है, ट, म, क के आगे अर्ध विसर्ग है, र, श, ढ, ठ। ठीक है, मेरे पास बोर्ड नहीं है तो आप इसी को कंटिन्यू यहां से चलेंगे ना। ठ के बाद लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं मैं आपको। इसके बाद लिखेंगे जैसे मैंने लिखा साहब ऐसा कुछ, ये भी कुछ होता है। इसी प्रकार से मैंने लिखा जैसे व, मैंने लिखा जैसे ये भी पता नहीं कुछ होता है, और ये भी शायद कुछ होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ई, दा। ठीक है, और एक आध लिख देता हूं मैं जैसे रस्व अ प्रयोग। रस्व अ प्रक्रिया दशा, समझ रहे हो क्या? लीजिए साहब, उतारो आप। कौन है? क, अ, है, ट, म, ये जो भी है। क के आगे आधा विसर्ग, र, श, ढ, ठ। फ के आगे आधा विसर्ग, व, अनुस्वार, जो भी है, मतलब दो बिंदु ई और द। रस्व अ प्रयोग, रस्व अ प्रक्रिया, समझ गए होंगे आप। और एक ओ, इनका बताना कैसे। अब इनके क्या लिखेंगे आप? नाम, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यह भी आप लिख लीजिए। कु और
घूम, कु और घूम। पेज भर गया हो, बीच में सेट कर लो कहीं भी। कु और घूम। अब लिख लिया तो देखो, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं आप कैसे करेंगे, है ना। बोले साहब कैसे करें कैसे करें, तो इधर देखो आप एक बार। जैसे ये क है ना आपका, बोला इसका नाम क्या है, तो क से लेकर के मैं तक के वर्ण पहली बात तो क्या कहलाते हैं। मान लो सबसे पहली बात तो ये व्यंजन है, ये तो सबको पता है स्वर व्यंजन का। तो अब क से लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं उनका नाम क्या होता है, स्पर्श, है ना। ये वर्ग में रहने वाले हैं, इसलिए इनको मैं क्या कह सकता हूं, वर्गीय। अब मैं उदित नहीं कह सकता इसको, क्योंकि उदित के लिए मुझे ह्रस्व उ लगाना पड़ता है। तो स्पर्श वर्ण है, वर्गीय वर्ण है। उच्चारण स्थान क्या होगा, अकुह विसर्जनीय नाम, कंठ हो जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न एक ही होगा, चाहे कोई सा भी स्पर्श में आता है, इसलिए इसका प्रयत्न क्या हो जाएगा, बोले स्पष्ट हो जाएगा। और बोला बाह्य प्रयत्न व्यंजन है, 4 लेके जाएगा। पहले अल्पप्राण महाप्राण में, बोले अल्पप्राण है महाप्राण है, बोले का, अच्छा अल्पप्राण है क्या, तो एक तो आपका क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया। और उसके बाद में उन 3 में से लेके जाएगा। बताओ 12 में आता है क्या, वर्ग का पहला दूसरा पहला ही है ना भाई। तो 12 में अघोष विश्वास है, तो 12 का अघोष विश्वास ले लो, अघोष, विषय, विवार, और बताइए लास्ट में क्या है, श्वास। ये 4 इसके हो गए, देखो 4 हो गए। अब मान लो अ के लिए पूछूं मैं, तो अ का देखो जरा, अ क्या है, स्वर है, इसको हम क्या कह सकते हैं, अच कह सकते हैं। हाँ, ये चिन्ह से रहित है, इसलिए इसको आप चाहो तो दांत भी कह सकते हो। दूसरी बात, इसका नाम आपने याद किया हो, रस्व भी है, और रस्व है तो इसका दूसरा नाम एक और क्या पढ़ते हैं, मूल स्वर भी है। तो ये अच है, स्वर है, रस्व है, मूल है। उच्चारण स्थान इसका भी क्या होता है, कंठ होता है। आभ्यंतर प्रयत्न तो भैया स्वर व्यंजन कोई सा भी एक ही आएगा। कोई सा भी नॉर्मल पूछे तो उसका हम क्या बताते हैं, तो वहां विवृत आ जाता है। ये लीजिए विवृत है। बोला अह, स्वर है, बाह्य प्रयत्न 3 होंगे। जुड़वा पढ़े थे क्या, कौन सा वाला, उदात्त, इसका उल्टा होता है एक अनुदात्त, और एक भाई साहब कौन होते हैं आपके, स्वरित। तो मैं यह कहना चाहता हूं आपको कि स्वर के हैं 3 और इसके आ जाएंगे 4। तो ऐसे आपको करके इसको सीखना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है ना भैया, भाई ऐसे करके लाना है आपको। समझ गए होंगे आप बात को। विश्वास है मेरा कि यदि इसको आपने कर दिया, इसको कर डाला, तो फिर आपकी लाइफ चिंगा लाला चिंगा लाला चिंगा लाला, ठीक है। करो, बनाओ फिर आप इसको। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रेट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी, उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।